प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम कक्षा BA प्रथम वर्ष विषय राजनीति विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है अधिकार विषयक सिद्धांत। पिछली कक्षाओं में हमने नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार के दो प्रकारों सामाजिक या नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकारों के बारे में जाना था, उनकी विशेषताओं के बारे में जाना था। आज इस कक्षा में हम ये जानेंगे कि अधिकार कैसे अस्तित्व में आए और वर्तमान समय में इन सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों का क्या रूप होना चाहिए। इस संबंध में प्रचलित प्रमुख सिद्धांत हैं, वो इस प्रकार है। नंबर 1, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, अधिकारों का वैधानिक या कानूनी सिद्धांत, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत, अधिकारों का आदर्शवादी या व्यक्तिवादी सिद्धांत। इसमें सबसे पहले हम अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत ये मानता है कि अधिकार जन्मजात, निरपेक्ष और स्वयंसिद्ध हैं। अधिकारों का यह प्राकृतिक सिद्धांत अधिकारों के संबंध में सबसे प्राचीन सिद्धांत है। अधिकार व्यक्ति को प्रकृति की देन है। राज्य व समाज प्रकृति प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, यानी अधिकार निरपेक्ष है। आशीर्वादम ने लिखा है, अधिकार उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति के अंग होते हैं जिस प्रकार उसकी चमड़ी का रंग है। इनकी विस्तृत व्याख्या करने या औचित्य बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, वे तो स्वयं सिद्ध हैं। लोक ने भी कहा है, सभी मनुष्य स्वतंत्र और विवेकी पैदा होते हैं और समाज में आने के पूर्व ही व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हॉब्स, लोक, रूसो, मिल्टन, वॉल्टेयर, टॉमस पेन, हर्बर्ट स्पेंसर, ब्लैकस्टोन आदि ने प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत का समर्थन किया है, प्रतिपादन किया है। विशेष रूप से हम देखें तो सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक हैं, वो प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादकों में प्रमुख हॉब्स, लॉक और रूसो को माना जाता है। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत का प्रभाव, अगर प्रभाव की बात करें तो हम प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत का प्रभाव सबसे ज़्यादा फ्रांस की क्रांति पर पड़ा। इसके साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे, उनको प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत से प्रेरणा मिली। आजकल लोकतांत्रिक देशों में या यूँ कहें कल्याणकारी राज्य के युग में भोजन, वस्त्र, निवास या आवास और आजीविका या रोजगार के अधिकार को व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों के रूप में स्वीकृति प्रदान करने का आधार बन गया है। यानी जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आधारभूत आवश्यकताएं हैं, उनको प्रदान करना प्राकृतिक अधिकारों की अप्रत्यक्ष रूप से एक स्वीकृति ही है। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत की विभिन्न विद्वानों ने आलोचनाएं भी की है, उसकी कमियां भी बताई है। अगर आलोचना और कमियों की दृष्टि से देखें तो प्रमुख आलोचना या कमियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्राकृतिक शब्द अस्पष्ट और भ्रामक है। प्राकृतिक शब्द में क्या क्या शामिल किया जाएगा, क्या क्या अलग रखा जाएगा, इसको लेकर के विद्वान ने एक मत नहीं है, उनको भिन्नता नजर आती है। प्राकृतिक सिद्धांत में जिस प्राकृतिक शब्द का प्रयोग किया गया है वह पूर्णतया अनिश्चित और अनेकार्थक है। प्रोफेसर रिची के अनुसार प्राकृतिक शब्द का अर्थ है जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि का वह भाग जहाँ मनुष्य नहीं है, आदर्श या पूर्ण लक्ष्य, अपूर्व, साधारण या औसत। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत में प्राकृतिक शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः प्राकृतिक सिद्धांत के किसी भी प्रतिपादक ने प्राकृतिक शब्द को स्पष्ट नहीं किया है। प्राकृतिक शब्द का अर्थ अनिश्चित होने के कारण प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत में नितांत अनिश्चित एवं भ्रमपूर्ण हो जाता है। दूसरी आलोचना, नंबर 2, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के प्रतिपादक प्राकृतिक अधिकारों की सूची पर एक मत नहीं है।
प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे, या वर्तमान समय में इस धारणा के अनुसार नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, इस संबंध में इसके प्रतिपादक एक मत नहीं है। और इस एकमतता के अभाव में, एक राय के अभाव में प्राकृतिक अधिकारों की कोई सूची नहीं बनाई जा सकती। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के कुछ समर्थक व्यक्तिगत संपत्ति को प्राकृतिक मानते हैं, तो दूसरे विद्वान पूर्ण आर्थिक समानता को प्राकृतिक समझते हैं। कुछ विद्वान महिला पुरुष की समानता का समर्थन करते हैं, तो कुछ महिला पुरुष की समानता का विरोध करते हैं। लास्की ने इसी बात को लक्ष्य करते हुए लिखा है, अधिकारों की कोई स्थायी या अपरिवर्तित सूची निर्मित नहीं की जा सकती। अधिकारों की निरपेक्षता स्वीकारी नहीं की जा सकती। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के अनुसार अधिकार व्यक्ति को प्रकृति की देन होने के कारण निरपेक्ष हैं, अपने आप में पूर्ण हैं। अधिकारों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता, लेकिन व्यवहार में स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों का प्रयोग प्रतिबंधों की विद्यमानता में ही किया जा सकता है। प्रतिबंध के अभाव में स्वतंत्रता उच्छृंखलता में या उद्दंडता में बदल जाती है। समानता एक कल्पना मात्र बनकर रह जाती है। इस प्रकार के निरपेक्ष या पूर्ण अधिकार आवश्यक रूप से संपूर्ण समाज के हित के विरुद्ध होंगे। यानी हम प्राकृतिक अधिकारों में जिस प्रकार की निरपेक्षता की बात की जा रही है वो स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि समाज हित में, राज्य हित में अधिकारों पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। चौथी आलोचना या कमी ये है, प्राकृतिक अधिकारों में पारस्परिक विरोध दिखलाई देता है। प्राकृतिक अधिकारों में विरोधाभास का दोष भी पाया जाता है। अधिकारों की निरपेक्षता को स्वीकार कर लेने पर स्वतंत्रता और समानता के अधिकार परस्पर विरोधी हो जाते हैं और इनमें किसी का भी उपयोग नहीं किया जा सकता। पांचवी आलोचना, प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत जैसे राज्य को कृत्रिम संस्था मानता है वो उचित नहीं है। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है, बनावटी संस्था है, जिसने शक्ति के आधार पर नागरिकों को अधिकारों से वंचित कर दिया है। किंतु वास्तविकता इसके एकदम विपरीत है। राज्य एक शाश्वत या विकसित संस्था है जिसने अपने कानूनों द्वारा मानवीय अधिकारों का अपहरण नहीं की, वरन अधिकारों की रक्षा की है। राज्य एक प्राकृतिक समुदाय है, स्वाभाविक समुदाय है और कानूनों के बिना अधिकारों का अस्तित्व संभव नहीं है। छठी आलोचना, सामाजिक मान्यता के अभाव में प्राकृतिक अधिकारों की कल्पना संभव नहीं है। प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत में समाज से अलग रहकर अधिकारों की कल्पना की गई है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। समाज से अलग रहकर हमारे पास शक्तियां हो सकती हैं, अधिकार नहीं हो सकते, क्योंकि बिना सामाजिक मान्यता या स्वीकृति के अधिकार का अस्तित्व संभव नहीं हो सकता। जैसा कि गिलक्राइस्ट ने कहा है, अधिकारों की उत्पत्ति इसी तथ्य से हुई है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वस्तुतः अधिकार तो व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है, राज्य लागू करता है। अगला बिंदु है प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत का महत्व या उपयोगिता। अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत का जिस रूप में प्रतिपादन किया गया है उस रूप में वह सिद्धांत सर्वथा अमान्य है, स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर भी प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत को स्वीकार किया जा सकता है कि प्राकृतिक अधिकारों का तात्पर्य उन अधिकारों के उपयोग से है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक या जरूरी हैं और जिनसे मनुष्यों को या नागरिकों को वंचित नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय के विश्व के प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, भारत आदि देशों के संविधानों में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था की गई है वह प्राकृतिक अधिकारों की इसी धारणा पर आधारित है। प्राकृतिक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों की धारणा में अंतर केवल यही है कि मौलिक अधिकारों की धारणा में स्पष्ट रूप से यह समझ लिया गया है कि राज्य मानव अधिकारों का हनन नहीं वरन मानव अधिकारों की रक्षा करने वाला संगठन है। अतः लॉर्ड के शब्दों में कहा जा सकता है, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि प्राकृतिक अधिकार वे शर्तें हैं जो मानवीय संस्था द्वारा प्रदान की गई हों अथवा नहीं, परंतु जो व्यक्तित्व के विकास हेतु अत्यावश्यक हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। हम अगले सिद्धांत के बारे में अगली कक्षा में जानेंगे। धन्यवाद।